हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण और उसमें सामान्य नामकरण पद्धति यानी कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें नॉर्मल, आइसो और नियो आता है, इन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद आईपीएससी शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और होता है जिसका डिस्कशन करना जरूरी होता है। तो वो आपकी है होमोलॉगस सीरीज, यानी समजाति या सजातीय श्रेणी, है ना। इसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में फिर आईपीएससी की ओर चला जाएगा और फिर वहां आराम से उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी या कहीं कहीं पर लिखा होता है समजातीय श्रेणी, चाहे समजातीय लिखा हो या सजातीय लिखा हो, या होमोलॉगस सीरीज कहते हैं इसको। तो तीनों में से कोई भी नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है इसका। होमोलॉगस सीरीज तो वैसे इंग्लिश वर्जन है इसका, लेकिन हिंदी में सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी इसको कहते हैं। होती क्या है ये सीरीज, तो देखिएगा, लिखा कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, यानी ये कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिकों, कहीं अकार्बनिक लिखा हो तो उसको ना काउंट कर लीजिएगा। ठीक, तो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें उपस्थित सदस्यों के पास समान क्रियात्मक समूह होता है, जिसमें उपस्थित सदस्यों के पास क्या होता है, समान क्रियात्मक समूह होता है। ठीक, इसमें सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, का अंतर होता है, कॉमा लगा है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। यानी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें सदस्यों के पास क्या होता है, समान क्रियात्मक समूह होता है ना। अब क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इनका डिस्कशन आगे वाले वीडियोस में करेंगे। और अपने मान लिया पढ़ा भी होगा, शायद जानते होंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, है ना, एल्कोहल समूह, ये सब OH वगैरह होते हैं। तो ये सब आपके क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक, उसके बाद हाँ, तो ये परिभाषा इसकी हो गई। समान क्रियात्मक समूह होगा, सदस्यों को जब अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे या इनको कार्बन श्रृंखला के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, कार्बन श्रृंखला के बढ़ते क्रम में लगाने पर इनमें CH2 का अंतर, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर देखने को मिलता रहेगा आपको। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तब बात क्लियर होती है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, जनरलाइज यहाँ पर ले लेते, जैसे एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एल्केन ले लेते, जैसे मेथेन है ना, ये भी क्या है, कार्बन यौगिक है। तो CH4 है, CH4 के बाद एल्केन श्रेणी का अगला सदस्य, भाई एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। उस फार्मूले में 1 से लेकर के वैल्यू पुट करते चले जाइए, तो आपको क्या है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन प्राप्त होते चले जाएंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा, मेथेन। उसके बाद सेकंड ले लेते हैं, जैसे C2H6, ये क्या है आपका, एथेन। उसके बाद अगला लेते हैं C3H8, है ना, ये क्या है आपका, प्रोपेन। उसके बाद क्या ले लेते हैं, C4H10, है ना। ये डायरेक्ट कहां से लिख रहा है, तो हमें याद है CnH2n+2, जितना कार्बन दोगुना से 2 हाइड्रोजन ज्यादा, यानी कार्बन का दोगुना कर दीजिए, उसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दीजिए, बन जाएगा एल्केन का सूत्र, है ना। तो यही देखे कर रहे हैं। यहाँ पर एक कार्बन, 2 2 4 हो गया, 2 का दुगना कितना है, 4 2 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, 4 दूनी 8 2 10। सीधे फार्मूला याद है, सीधे लिखते चले जाइए। अब यहाँ पर देखिए, इनको अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में मैंने, या कार्बन की संख्या के बढ़ते क्रम में लिखा है। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में भी कह सकते हैं। अब जब यहाँ से आप यहाँ पर जाएंगे, इस जगह से इस जगह पर देखिए, यहाँ कार्बन एक, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, तो एक कार्बन ज्यादा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6, 2 हाइड्रोजन ज्यादा। तो देखिए, है ना, ये बॉन्ड है, ये माइनस की सिंबल नहीं, ये केवल बॉन्ड है, दिखाने समझाने के लिए लिखा जाता है। ठीक, तो बॉन्ड देखिए CH2 का अंतर आ रहा है दोनों के विषय में। अब यहाँ से आप यहाँ पर जाइए, इस जगह पर, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, 2, यहाँ कार्बन कितना है, 3, कितना कार्बन ज्यादा है, 1, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6, यहाँ कितना है, 8, कितना हाइड्रोजन ज्यादा, 2। तो ये देखिए CH2, यानी हर जगह पर आपको CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां से फिर यहां जाइए, इसमें यहाँ कार्बन कितना है, 3, यहाँ कार्बन कितना है, 4, कितना कार्बन ज्यादा है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 8, यहाँ कितना है, 10, कितना ज्यादा है, 2। ये देखिए
तो जितने भी सदस्य लेते चले जाएंगे सभी जगह पर आपको क्या मिलेगा, CH2 का अंतर मिलेगा। तो यही आपकी कहलाएगी समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा, है ना, इस बार मान लिया हम कोई एल्कोहल की श्रेणी ले लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे CH3 OH CH3 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा दिया, क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्या है, OH। कौन सा समूह है, एल्कोहल समूह। ठीक, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये देखेंगे यहाँ से आप जब यहाँ पर बढ़ेंगे इस वाले पर, तो देखिए CH3 एक CH3 दोनों कॉमन है। अंतर क्या है, तो देखिए CH2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, CH2 का। ठीक, उसके बाद यहाँ से अगले पर जाइए, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 एक CH2 ज्यादा है, तो यहाँ पर भी अंतर किसका मिला, CH2 का। तो इसी तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक में समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को जब अणुभार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो वहां पर CH2 का अंतर देखने को मिलता है, और इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये डिफिनेशन है और ये उसके दो एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको बता दिया। और भी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, लेकिन और की इतनी आवश्यकता है नहीं, कम से कम एक दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके लक्षण वगैरह का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर फिर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टी या लक्षण कह सकते हैं आप इनको। ठीक, तो लक्षण में देखिएगा क्या बताया गया है, कहा गया कि प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है। हाँ बिल्कुल सही है कि प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं अभी आपको पीछे बताया था कि जैसे हमने क्या किया है, एल्केन ले लिया, है ना, एल्केन, तो हमें क्या करना है, एल्केनों की सजातीय श्रेणी बनाना है। तो एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ये है एल्केन। अगर एल्केन की समजातीय श्रेणी आपको बनाना है या सजातीय श्रेणी बनाना है, आप इस फार्मूले को फॉलो कर लीजिए, सजातीय श्रेणी बनकर के तैयार हो जाएगी, जो मैंने अभी पीछे दिखाया भी था आपको। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 बनाया था। तो सबसे पहले एल्केन की सजातीय श्रेणी लिखा था एग्जाम्पल में पीछे, तो उसमें क्या है, उस श्रेणी का एक सामान्य फार्मूला, भाई वो एल्केन की श्रेणी थी, एल्केन का सामान्य फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इस तरीके से, या मान लिया कि मैंने लिया था एल्कोहल वाला, तो एल्कोहल वाले में भी क्या होगा, CnH2n+1OH होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से उसके अंदर जोड़ते हैं। जैसे अगर एल्कोहल वाले की बात कर ली जाए, दूसरा मैंने एग्जांपल एल्कोहल का लिया था, है ना, एल्कोहल। ठीक, सेकंड मैंने एल्कोहल के लिए एग्जांपल पीछे दिया था आपको, तो वहां पर भी अगर देखना चाहे तो CnH2n+1 और उसमें क्या ऐड करना है, OH। ठीक, यानी यहां पर आपको 1 जोड़ करके OH उसमें ऐड कर देना, तो उसका भी एल्कोहल है या कोई भी हो कार्बोक्सिलिक अम्ल की सजातीय श्रेणी, है ना, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली हो, चाहे एल्कोहल वाली हो, एल्डिहाइड कीटोन वाली हो, कोई भी हो, सभी का क्या होगा, एक सामान्य सूत्र होता है। दो एग्जांपल मैंने पीछे बताए थे, दोनों के मैंने सामान्य सूत्र बता दिए आपको। तो इसी तरीके से कोई भी सजातीय श्रेणी आप लिख रहे हैं, सभी का एक सामान्य सूत्र पाया जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद सभी सदस्यों को समान विधि से बनाया जा सकता है। सभी सदस्यों को समान विधि से बनाया जा सकता है, बनाया जाता नहीं है, बनाया जा सकता है। यानी ऐसी केमिस्ट्री में क्या होता है, अधिकतर एक्सेप्शन, अधिकतर अपवाद, हर जगह पर ज्यादा से ज्यादा अपवाद आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। इसलिए सभी सदस्यों को बनाया जा सकता है, बनाया जाता है ये नहीं लिखा है। ठीक, तो बनाया जा सकता है सभी सदस्यों को। नंबर 3 लिखा, तो सभी के रासायनिक गुण समान हो सकते हैं। तो सभी के रासायनिक गुण जो है समान हो सकते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं कि समान हो सारे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सेप्शन सभी में मिलते हैं, और सभी रासायनिक गुण समान हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की बात कर लीजिए, मेथिल अल्कोहल के अलग गुण हैं और एथिल अल्कोहल के अलग गुण हैं, है ना, कुछ गुण होते हैं हाँ जो समान होते हैं। ठीक, तो यहां पर ये ध्यान रखना है। उसके बाद अणुभार बढ़ने के साथ साथ सदस्यों के भौतिक गुणों में परिवर्तन
होता है। यानी जैसे जैसे इनमें अणुभार बढ़ता है, कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इनका अणुभार बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इनके भौतिक गुण क्या है, जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, हाइड्रोजन बंध है, आकर्षण बल है ना, इस तरीके के ये सब क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, है ना। तो इनमें क्या होगा, इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा एक सदस्य से दूसरे सदस्य में, जैसे मेथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, मेथेन, इथेन, है ना, गलनांक, क्वथनांक सब इनके क्या हो जाएंगे, अलग अलग। घनत्व है, मास, द्रव्यमान है, इनमें सब में क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो ये हो जाते हैं सजातीय श्रेणी के लक्षण। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए, तो उसके आगे जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। फिर सजातीय श्रेणी के बाद आईपीएससी नामकरण पद्धति, यानी आईपीएससी नामनक्लेचर सिस्टम। तो हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नामकरण पद्धति में क्या होगा, अब देखिए, सबसे पहले आपको आईपीएससी नामकरण पद्धति में आईपीएससी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म पहले आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका हिंदी में, मतलब ये आईपीएससी जो संस्था इतना बड़ा नाम है इंग्लिश में, इसका हिंदी वर्जन क्या होगा, तो हिंदी वर्जन लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय शुद्धता संघ एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। जोड़ना चाहे तो विज्ञान भी जोड़ सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय शुद्धता संघ एवं अनुप्रयुक्त रसायन, है ना, ये एक संस्था है जो केमिस्ट्री के, है ना, सिद्धांतों को, नियमों को निर्धारित करने का काम, उनमें क्या परिवर्तन करना है ना, किसी यौगिक का आईपीएससी नाम कैसे लिखना है, नियमों को बनाना, कंपाउंड का नाम रखना, है ना, इस तरीके की जो जांच प्रयोग वगैरह है, ये सब किया करती है संस्था। तो ये एक संस्था है जो कि जिनेवा में उपस्थित है, इसका मुख्यालय। ठीक, ये वहां की संस्था है, केमिस्ट्री से संबंधित जो भी परिवर्तन है ये संस्था करती रहती है। ठीक, तो आईपीएससी एक संस्था है। तो ये हो गया आईपीएससी की। अब उसके बाद एक छोटी सी बात ये है कि जब किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम लिखना होता है, तो वहां पर सबसे कॉमन चीज, सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज, हमें वहां पर कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करना पड़ता है, यानी कार्बन श्रृंखला की गिनती करना पड़ता है, कार्बन को गिनना पड़ता है। और गिनने का भी नियम होता है, यानी कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग का भी नियम होता है। उसके लिए बहुत सारे, कई सारे अलग अलग नियम होते हैं। उसमें सबसे पहला नियम ये आता है कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला या सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, जहां पर ज्यादा कार्बन मिले, नंबरिंग हम क्या करते हैं, वहां पर करते हैं। जिधर सबसे ज्यादा कार्बन मिलते हैं, नंबरिंग को हम उधर की साइड में करते हैं, है ना। बाकी उसमें बहुत सारे नियम आगे आते चले जाएंगे कि जब क्रियात्मक समूह लगा हो, डबल बॉन्ड लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, है ना, तो वो कंडीशन, स्थितियां जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो समझते रहेंगे वहां पर। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करना पड़ता है। पीछे मैंने आपको सामान्य नामकरण पद्धति पढ़ाई थी, वहां पर कोई नंबरिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आईपीएससी नामकरण पद्धति में आपको कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करना है। और एक चीज और है, जो कार्बन की संख्या होती है, वो कार्बन की संख्या के अनुसार उनके नाम याद होने चाहिए। 1 कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ, 3 कार्बन से प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट, 6 कार्बन से हेक्स, 7 कार्बन से हेप, 8 कार्बन से ऑफ, 9 कार्बन से नॉन, 10 कार्बन से डेक, है ना। तो 10 तक हमें आवश्यकता पड़ती है, 10 के ऊपर नहीं आवश्यकता पड़ती है, और अगर पड़ेगी भी तो उसको कभी देख लिया जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है। अब उसके बाद आईपीएससी में होता क्या है, तो मेन एक छोटा सा निरूपण, यानी किस प्रकार से आईपीएससी के अंदर किसी कंपाउंड में कौन कौन सी चीजें पाई जा सकती हैं और उनका नाम कैसे कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर लिखा है। किसी कंपाउंड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, वो यहाँ पर पीछे देखते हैं इसको। तो देखिएगा, लिखा हुआ है निरूपण। निरूपण का मतलब यह है कि आईपीएससी कंपाउंड जो आपका लिखा हुआ होगा, उसके आईपीएससी नाम में कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखा है पूर्व लग्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न, है ना। हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, है ना। तो ये है आपका प्रीफिक्स। बीच में क्या लिखा है, एल्क। एल्क का मतलब है
कार्बन की संख्या का नाम, अगर इसको अपनी भाषा में लिखना चाहें तो एल्क की जगह पर आप लिख सकते हैं कार्बन की संख्या का नाम या कार्बन श्रृंखला का नाम। कितने कार्बन को क्या कहेंगे, तो देखिए एल्क की जगह पर कौन कौन आ सकता है, जैसे 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो एल्क की जगह पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सब आते चले जाएंगे। तो एल्क की जगह पर ये सब आते चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड आ जाता है, उसके बाद अनुलग्न, है ना। अब ये अनुलग्न क्या होता है ना, तो अनुलग्न जो आपका होता है वो किसी भी कंपाउंड के लास्ट में लिखा जाता है बाद में। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, तो जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है वो कहलाता है आपका प्रत्यय। तो सेम वैसे ही है, जो प्रफिक्स है आपका, ये जो प्रफिक्स है वो क्या है, उपसर्ग है, और जो सफिक्स है आपका यानी अनुलग्न, अनुलग्न क्या है आपका, प्रत्यय है। ठीक, तो पूर्व लग्न को आप उपसर्ग कह सकते हैं, अनुलग्न को आप प्रत्यय कह सकते हैं। हिंदी से थोड़ा सा रिलेट करके समझने में आसानी रहेगी, इसलिए आप इनको ये नाम दे सकते हैं। तो पूर्व लग्न का मतलब है उपसर्ग, अनुलग्न का मतलब है प्रत्यय। ठीक, पूर्व लग्न को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रफिक्स, अनुलग्न को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सफिक्स। अब देखिए पूर्व लग्न भी 2 प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा, तो देखिए पहला लिखा है प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक का मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स। कौन कौन हो सकता है, तो प्राथमिक पूर्व लग्न के तौर पर कौन मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापक, है ना। इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापक। तो प्राथमिक पूर्व लग्न की जगह पर आपको कौन कौन मिल सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, ईथर, है ना। एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, है ना। यही आपको क्या मिलते हैं, प्रतिस्थापक के तौर पर मिलते हैं। ठीक, तो ये बन जाएंगे। इनके अलावा बाकी और भी सारे बनते हैं, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में बनते हैं कि नंबरिंग वगैरह से जो छूट जाता है वो भी प्रतिस्थापक बन जाता है। तो वो डिटेल में नियम पढ़ेंगे तो वहां पर जान लेंगे इनको। ठीक, तो ये सब प्रतिस्थापक के तौर पर आपको मिल सकते हैं। जैसे मेथिल है, CH3 जोड़ सकते हैं, C2H5 वगैरह है, तो वो सब नंबरिंग से छूटते हैं, तब वो लोग भी क्या बनते हैं, प्रतिस्थापक बनते हैं। तो लिखना चाहें तो यहाँ आप मेथिल CH3 भी ऐड कर सकते हैं, C2H5 भी ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से बनते हैं प्रतिस्थापक। ठीक, तो ये हो गए प्रतिस्थापक। उसके बाद द्वितीयक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न में क्या है, तो द्वितीयक पूर्व में साइक्लिक यौगिक, यानी कोई साइक्लिक यौगिक, कोई साइकिल जुड़ी होगी कार्बन श्रृंखला से, कोई कार्बन श्रृंखला से कोई साइकिल वगैरह साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे ये कार्बन श्रृंखला है, ठीक, और इसमें मान लिया यहाँ से कोई इस तरीके से कोई साइकिल जुड़ी हुई है, साइक्लिक कंपाउंड को जुड़ा हुआ है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक यौगिक। ये क्या होता है, ये होता है द्वितीयक पूर्व लग्न। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्वितीयक पूर्व लग्न, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो साइक्लिक यौगिक लिखा हुआ है यहाँ पर। तो प्राथमिक पूर्व लग्न में आपके प्रतिस्थापक वगैरह ये सब आ जाएंगे, द्वितीयक पूर्व लग्न में आपके साइक्लिक यौगिक आ जाएंगे। एल्क के लिए मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। उसके बाद अनुलग्न। अब अनुलग्न 2 प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कौन हो सकता है, तो देखिए सिंगल बॉन्ड एन, इन, आइन, है ना। तो प्राथमिक जो अनुलग्न है, अनुलग्न का मतलब है जो बाद में जुड़ता है ना। पूर्व लग्न का मतलब है जो पहले जुड़ता है, जैसे उपसर्ग पूर्व लग्न है, प्रत्यय अनुलग्न है। ठीक, तो एन, इन, आइन ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, है ना। इनको हम कार्बन श्रृंखला की, देखिए कार्बन जैसे मेथ का नाम, जैसे कार्बन से मेथ लिख लिया, तो उसके बाद अगर कोई उपस्थित नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हमारा जो प्राथमिक है, अगर मान लिया द्वितीयक अनुलग्न नहीं है, प्राथमिक है, तो ये लिख करके इन है तो इन लगा देंगे, एन है तो एन लगा देंगे, आइन है तो आइन लगा देंगे। जैसे मेथ लिखा तो एन है तो एन, अगर डबल बॉन्ड लगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड लगा तो आइन, तो मेथेन, मिथीन, मेथाइन, इस प्रकार से। ठीक, तो इनको लिखने के बाद ये ऐड करते हैं। ठीक, अगर ये लोग नहीं, देखिए द्वितीयक अनुलग्न ये कौन होता है, द्वितीयक लग्न होते हैं क्रियात्मक समूह। अब ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं, इनकी एक सीरीज होती है पूरी क्रियात्मक समूहों की,
है ना, या इसकी परिभाषा अगर जानना चाहें तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे एल्कोहल समूह के लिए OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के लिए COOH, है ना, ईथर के लिए OCOR, एल्डिहाइड के लिए CHO, है ना, इस प्रकार के। तो ये सब आपके क्या है, क्रियात्मक समूह हैं। ठीक, अगले वीडियो में जब ये पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल में वहां पर बताएंगे। ठीक, तो प्राथमिक अनुलग्न एन इन आइन हो गया, द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह हो गया। तो किसी भी कंपाउंड के आईपीएससी नाम के अंदर यही चारों चीजें आपको मिलती हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं मिलता है। सारी आईपीएससी यही चारों लोग खत्म करते हैं, समेट देते हैं। नियम बदलते रहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम बनते रहते हैं। तो वो जब डिटेल में पढ़ेंगे नियम बाय नियम तो वहां पर समझेंगे इसको, है ना। निरूपण कैसे हो सकता है, फॉर्मेट कैसे बनेगा आईपीएससी कंपाउंड के नाम का, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इसमें पूर्वलग्न हो सकता है, अनुलग्न, यानी पहले पूर्वलग्न होगा, बीच में आपकी कार्बन श्रृंखला होगी और लास्ट में क्या होगा, आपका अनुलग्न होगा। तो सबसे पहले पूर्वलग्न, बीच में कार्बन श्रृंखला, उसके बाद लास्ट में अनुलग्न। पूर्वलग्न दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न में आपके प्रतिस्थापक आ जाते हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न में आपके साइक्लिक यौगिक आ जाते हैं, बीच में एल का आएगा, एल का मतलब कार्बन की श्रृंखला, और लास्ट में क्या आएगा, अनुलग्न। अनुलग्न दो प्रकार का, प्राथमिक अनुलग्न जिसमें आपका इन, आइन, एन ये आ जाएंगे, है ना। द्वितीयक अनुलग्न में आपके सारे क्रियात्मक समूह आ जाएंगे। ठीक, तो ये रहा आज का टॉपिक आपका सजातीय श्रेणी और आईपीएससी नामकरण के, है ना, जो जनरल निरूपण होता है, जो जनरल डिस्कशन होता है, सामान्य सी कॉमन सी बात, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद डिटेल डिस्कशन मैं आपसे करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, है ना, जिसमें आईपीएससी को बिल्कुल एक एक करके नियम वाइज पढ़ेंगे वहां पर, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।